आज का हमारा ट्यूटोरियल वेब एपीआई के बारे में है। आज हम सिंपल सी एक वेब एपीआई बनाना सीखेंगे। आज के ट्यूटोरियल में हम सबसे पहले एपीआई बनाएंगे और फिर इसको हम डिप्लॉय करेंगे और उसको टेस्ट करेंगे। ठीक है जी। टेस्ट करने के लिए हमारे पास जो टूल है वो है पोस्टमैन। अगर आपके पास ये पोस्टमैन इंस्टॉल नहीं है तो आप पोस्टमैन जो है ना नेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमें एसक्यूएल सर्वर में एक डेटाबेस मैंने पहले से बना लिया है। ठीक है, इसका नाम है डेमो डेटाबेस। इस डेटाबेस में दो टेबल्स हैं। ठीक है, ये अभी क्योंकि हम जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए हैं तो इसलिए मैंने बहुत सिंपल सी डेटाबेस बनाई है। इसमें दो टेबल हैं। एक का नाम है ऐप यूज़र। ठीक है, ये ऐप यूज़र का टेबल है और दूसरा टेबल है बुक के नाम से। ठीक है, दोनों में आईडी का जो कॉलम है ये ऑटो जनरेटेड है। ठीक है, ऑटो जनरेटेड का मतलब है कि ये आईडी की वैल्यू हम नहीं देंगे, हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, बाकी वैल्यूज़ तो हम देंगे, लेकिन आईडी ये जो है ना ऑटो जनरेट करेगा। इसकी अगर आप डिज़ाइनिंग में जाएं तो इसकी डिज़ाइनिंग में ये जो आईडी है ये एक तो प्राइमरी की है और इसकी प्रॉपर्टीज़ में इसकी ऑटो जनरेट जो है आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में ये हमने जो है ना आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन ऑन की हुई है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ होती है। ठीक है, मतलब फॉल्स होती है। दोनों टेबल में हमने ये कर दिया। अच्छा जी, अब इसमें फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, मोबाइल, पासवर्ड और रोल है। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ इस टेबल में कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब जब लॉगिन बनाते हैं तो हमेशा डिफरेंट यूज़र के लिए डिफरेंट अप्रोच रखते हैं। लाइक स्टूडेंट के लिए अलग, टीचर के लिए अलग, एडमिन के लिए रहता। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक ही टेबल में मुख्तलिफ रोल्स को कंट्रोल किया हुआ है। लाइक मोहम्मद अली स्टूडेंट है, अब्दुल हफीज़ एडमिन है और शाहिद टीचर है और आयशा अगेन एक स्टूडेंट है। ठीक है जी। दूसरा हमने बुक का जो बनाया हुआ है, बुक में भी आईडी है, बुक का टाइटल है, ऑथर है, पब्लिशर है और कवर पिक्चर है। ठीक है, और इसकी प्राइस है। अच्छा, ये तो हमारी डेटाबेस होगी। अब हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हम एक जो है ना विजुअल स्टूडियो को हम रन एज एडमिन करेंगे। ये याद रखना है आपने, विजुअल स्टूडियो को रन एज एडमिन करना है। ठीक है। अच्छा जी, विजुअल विजुअल स्टूडियो हमारा ओपन हो गया, लॉन्च हो गया। अब मेक श्योर कि ये रन एज एडमिन हो। ठीक है, ये ब्रैकेट में एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ है। अब हम ऐसे करते हैं कि हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और प्रोजेक्ट में हमने सी शार्प में ए एस पी डॉट नेट वेब लिया। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम मैंने सजेस्ट किया माई फर्स्ट ए पी आई। ठीक है, या माई फर्स्ट डेमो के नाम से कर देते हैं। ठीक है, ओके कर देते हैं इसको। इसके बाद आपसे ये ऑप्शन पूछ रहे हैं तो हम ऐसे करते हैं कि वेब एपीआई हम सेलेक्ट कर लेते हैं इससे और इसको अनचेक कर देते हैं, इसको ओके करते हैं। अच्छा जी, ये हमारा जो है ना प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। ठीक है, और ये क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट वेब एपीआई बेस्ड प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो इसमें कुछ चीज़ें इसने सबसे पहले ऐड कर दी। हमारा ज़्यादा जो कंसर्न है वो है मॉडल्स के फ़ोल्डर से और कंट्रोलर के फ़ोल्डर से। इसमें ऑलरेडी इसने कुछ कंट्रोलर्स क्रिएट किए हुए हैं, लेकिन हमारा जो है ना, अभी आप ये सपोज़ कर लें कि इन तीनों से कोई काम नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये एक ही दफ़ा का काम है। आपने ऐप अंडरस्कोर स्टार्टअप में जाना है, ऐप अंडरस्कोर स्टार्ट में, वेब एपीआई कन्फिग में। ठीक है, इसमें आपने यहाँ ये जो राउटिंग है इसमें आपने कंट्रोलर के बाद एंगल ब्रैकेट में एक्शन ऐड कर देना है। दैट्स इट। इसके बाद आप इसको बंद कर दें। अच्छा, नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए एक मॉडल क्रिएट करते हैं। ठीक है, मॉडल के ऊपर हम, मॉडल में ये तीन फाइल्स पड़ी हैं, इनको इग्नोर कर दें।
मॉडल के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, ऐड करना है और आप इसमें करेंगे न्यू आइटम। न्यू आइटम में आपके पास ये जो डेटा का सेक्शन है इसमें जाएंगे, ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसका नाम बेशक मॉडल 1 ही रहने दें या डेमो मॉडल कर दें, आपको जो इसका कंफर्टेबल नेम लगता है वो रख लें। मैंने इसका नाम रखा है डेमो मॉडल, आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से रख लें। अच्छा जी, इसमें इसमें एक विज़िट स्टार्ट होता है। जो पहला स्टेप है इसमें ये एज इट इज़ रहने दें। सेकंड स्टेप में आप से कनेक्शन स्ट्रिंग पूछ रहा है कि भाई डेटाबेस से आप कनेक्ट होने जा रहे हैं तो डेटाबेस की डिटेल आप बताएंगे। तो मैं यहाँ से न्यू कनेक्शन पे क्लिक करता हूँ। न्यू कनेक्शन में मुझे अब एसक्यूएल तक पहुँचना है, तो मैं अपने एसक्यूएल के पास आऊँगा। ये वाला मेरा एसक्यूएल, इसमें ये जो सर्वर नेम है ये पूरा आप यहाँ से कॉपी कर लें और ये जहाँ पर आपने एसक्यूएल की कनेक्टिविटी का ये पूछ रहा है सर्वर नेम यहाँ पेस्ट कर दें। वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब आप इसको डिप्लाई करेंगे तो बाद में आपको ऑथेंटिकेशन जो है वो एसक्यूएल सर्वर की चाहिए होगी। ठीक है, तो मेक श्योर कि एसक्यूएल सर्वर की ऑथेंटिकेशन से यहाँ लॉग इन हो। तो एसक्यूएल सर्वर में जो डिफ़ॉल्ट यूज़र है ऐसे का, मैं उसी को यूज़ कर लेता हूँ। उसका पासवर्ड दे दें यहाँ पर, अगर आपको पता नहीं पता तो वहाँ जाके सेट करें और फिर पासवर्ड दें। ठीक है, वैलिड पासवर्ड। अच्छा जी, यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ पासवर्ड को और तीसरे स्टेप में मैं डेटाबेस को डेटाबेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब डेटाबेस मेरा है ये डेमो डेटाबेस। अगर ये नहीं आ रहा आपका तो इसका मतलब ये है कि आपके ये सेकंड स्टेप में कोई गड़बड़ है। इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ये मैंने डेमो डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई, ये मुझे वार्निंग दे रहा है कि भाई इसमें क्रेडेंशियल्स आपकी आ रही है सेंसिटिव डेटा की। तो मैं कहता हूँ ठीक है, इट्स ओके, नो इशू। ठीक है, ये मैंने कर दिया यस। और बाद में ये वेब डॉट कन्फिग में कनेक्शन स्ट्रिंग की वो ये सेलेक्ट सॉरी क्रिएट करता है आपके पास एक टैग। इसको बाद में आप वहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बाद में अगर आपने कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज करनी हो तो इस यहाँ जाके कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वेब डॉट कन्फिग में। यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको पूरा स्कीमा दिखा देता है। क्योंकि अभी मेरे पास 2 ही टेबल है और मुझे सारे चाहिए, तो मैं इसी टेबल्स पे क्लिक कर लेता हूँ ताकि इंटायर डेटाबेस मेरी इंक्लूड हो जाए। 2 चेक बॉक्सेस हैं, ये अभी रहने दें। ठीक है, इसी तरह यहाँ और कोई चेंज नहीं करना आपने। हम यहाँ से फिनिश कर देते हैं। ये थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो है, ये जो आपके पास CDMX फाइल जनरेट होगी उसकी मैं डिटेल बताता हूँ। अच्छा जी, ये आपके पास EDMX फाइल जनरेट हो गई है। ठीक है, जो अभी हमने विजिट से की है। अब ये आपके पास है जी डेमो मॉडल डॉट EDMX। इसमें अगर आप इसको ओपन करें तो इसमें आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नज़र आ रही है, 2 टेबल थे इसलिए यहाँ पर इस EDMX में भी आपको 2 एंटिटीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, ऐप यूज़र और बुक के नाम से। अगर आप ये EDMX फाइल ओपन करेंगे तो इसमें जो ये डेमो मॉडल डॉट टी है, इसके अंदर अगर आप देखें तो ऐप यूज़र और बुक के नाम से 2 क्लासेस बन गई हैं। ठीक है, ये ऑटो जनरेटेड हैं। ये जितनी भी डेटाबेस टेबल हैं, हर टेबल के अगेंस्ट यहाँ पर हमारे पास एक एंटिटी बन गई है, क्लास बन गई है। ठीक है, जिस तरह ऐप यूज़र का टेबल था तो ये ऐप यूज़र की क्लास बन गई है हमारे पास। और इसी तरह बुक का टेबल था तो बुक की क्लास बन गई है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास अब टेबल के अगेंस्ट एक क्लास है। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जो एंटिटी डेटा मॉडल के अंदर एक फ़ाइल है कॉन्टेक्स्ट की। अगर आप इसके अंदर जाएं तो ये कॉन्टेक्स्ट जो है ये डेटाबेस कनेक्टिविटी का जो है ना रोल प्ले करती है। ठीक है, ये जो डेमो डेटाबेस एंटिटीज़ के नाम से क्लास है, इसी को हम यूज़ करेंगे। इसके कंस्ट्रक्टर में आपका कनेक्शन स्ट्रिंग मेंशन हुआ है, जहाँ ये जाके अटेम्प्ट करेगा डेटाबेस की डिटेल इसमें हमने बताई होगी। और इसके अंदर आपको ना 2 वर्चुअल आपको कलेक्शंस नज़र आएंगी। एक है ऐप यूज़र्स और बुक्स के नाम से। ठीक है, अब ये देखें ये प्लूरल है। ऐप यूज़र के नाम से जो क्लास है वो क्लास है। ऐप यूज़र्स के नाम से उस क्लास की एक एरे है, उस टाइप की एक एरे है। ठीक है, लिस्ट ऑफ यूज़र्स इसमें होगा। और इसी तरह बुक टाइप की जो मतलब आपके पास एरे है दैट इज़ बुक्स। ठीक है, ये मैं बताता हूँ कि ये क्या है। इसमें बेसिकली ऐप यूज़र्स में यूज़र्स के टेबल से जो सारा डेटा इसमें आएगा इस एरे में, और बुक्स का सारा डेटा इसमें आएगा। हम इन्हीं के ऊपर ऑपरेट करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक हम ओके हैं। अब हम जाते हैं कंट्रोलर में। अब कंट्रोलर में जो पहले से पड़े हैं उनको रहने दें।
हम एक नया कंट्रोलर ऐड करते हैं, ठीक है। उस पर राइट क्लिक किया, ऐड और कंट्रोलर। कंट्रोलर में आप ऐड करेंगे वेब एपीआई टू कंट्रोलर, ठीक है। ये मेरे पास अभी यही है, तो वेब एपीआई, एमवीसी नहीं, वेब एपीआई कंट्रोलर। और एमपीटी ऐड कर दें ताकि हम खुद से सारी चीज़ें करें। तो मैंने एमपीटी सेलेक्ट किया, वेब एपीआई टू कंट्रोलर, और ऐड कर देता हूँ। ये मुझसे नाम पूछ रहे, ठीक है। मैं इसका नाम रख देता हूँ बुक्स कंट्रोलर। कंट्रोलर का जो मर्ज़ी नाम आप रखना चाहे रख सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। मैं बुक्स से रेलिवेंट जितनी ऑपरेशंस हैं मैं इस कंट्रोलर के अंदर डालना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इसका नाम भी बुक्स रख दिया, ठीक है। तो बुक्स कंट्रोलर ये मेरे कंट्रोलर का पूरा नाम है। अच्छा जी, ये आपके पास कंट्रोलर बन के आ गया। अब इसमें सबसे पहले ऊपर आप इंक्लूड करेंगे माई फर्स्ट डेमो डॉट मॉडल, ठीक है, क्योंकि हमने जो डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला काम है वो मॉडल के अंदर है। अब हमने डेटाबेस ओरिएंटेड काम करने, तो सबसे पहले जो डेमो मॉडल है, वो सॉरी डेमो डेटाबेस एंटिटीज़ है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। वो जो EDMX में बनी है, ये वाली, ठीक है, जो क्लास हमने बनी थी। बस ये एंटिटीज़ याद रखना है, इसके साथ लिखेंगे तो आ जाएगा खुद ही। अच्छा, सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि जी हम जितनी भी डेटाबेस में बुक्स हैं उन सब को सेलेक्ट करके दिखाना चाह रहे हैं यूज़र को, ठीक है। उसके लिए हम जो मेथड बना रहे हैं वो HTTP गेट बना रहे हैं। अच्छा जी, इसको हम रखते हैं पब्लिक। अब जितने भी वेब एपीआई के फंक्शंस आप बनाएंगे, सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि पब्लिक होगा, ठीक है। और उसका जो रिस्पॉन्स रिटर्न टाइप होगी वो HTTP रिस्पॉन्स मैसेज होगा। जो मर्ज़ी हो, आपने रिटर्न टाइप ये रखनी है। हर फंक्शन की रिटर्न टाइप यही होगी, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। फंक्शन जो मर्ज़ी हो, गेट है, पोस्ट है, पुट है, डिलीट है, लेकिन आपने रिटर्न टाइप यही रखनी है। अच्छा जी, मेरा पहला फंक्शन है ऑल बुक्स के नाम से, ठीक है। ये फंक्शन जितनी भी डेटाबेस में बुक के टेबल में डेटा पड़ा होगा सबको ले आएगा। अच्छा, सबसे पहले गुड प्रोग्रामिंग अप्रोच ये है कि मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग करूँ, ठीक है। मैं ट्राई कैच यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, और ये भी आपने हर एक में यूज़ करना है। ये ट्राई कैच आपका हर फंक्शन का हिस्सा होगा, ठीक है। और अगर एक्सेप्शन आती है तो यहाँ से हम क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ से रिटर्न एक ही चीज़, रिटर्न हमेशा एक ही चीज़ होगी, ठीक है। वो जो रिस्पॉन्स मैसेज है यही होगा। तो हम करते हैं रिक्वेस्ट डॉट क्रिएट रिस्पॉन्स, ठीक है। और रिस्पॉन्स में जो आपका रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड होगा, इसमें हम दे देते हैं इंटरनल सर्वर एरर, और ex डॉट मैसेज भेज देते हैं, ठीक है। जो एक्सेप्शन आया वो हम यूज़र को दे देते हैं कि भाई ये एक्सेप्शन आई है। तो हमने क्या किया, ये हमारा एक मॉडल हर एक में यूज़ होगा ट्राई कैच का, और रिटर्न में भी यही आपने करना है, ठीक है। अच्छा, ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि प्रॉपरली अभी हम सब सारे पाथ से रिटर्न नहीं करें। अब हम यहाँ आते हैं, और ऑल बुक्स हम डेटाबेस से सारी बुक्स लेकर आ रहे हैं, तो ऊपर जो हमने एंटिटी वाला ऑब्जेक्ट बनाया है डीबी का, यही हमारे लिए सारे काम करेगा। अब मैं कहता हूँ एक वेरिएबल बनाता हूँ बुक्स के नाम से, और डीबी डॉट बुक्स की जो इसकी एरे है, बुक के अंदर जाना है तो बुक्स की एरे होगी, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जी हर टेबल की यहाँ पर ना एक प्लूरल फॉर्म में ना एक एरे बन गई है। जिस तरह ऐप यूज़र है तो ऐप यूज़र्स, बुक है तो बुक्स, ठीक है। मुझे सारी बुक्स चाहिए, तो मैं डी बी डॉट बुक्स करूँगा। सॉर्टेड चाहिए बाय टाइटल, तो मैं लिखूँगा ऑर्डर बाय, ठीक है। यहाँ लिंक की क्यूरी यूज़ कर रहा हूँ, बी डॉट टाइटल, और इसको कर देता हूँ डॉट टू लिस्ट। अब इस बुक्स की एरे के इसके अंदर सारी बुक्स मेरी आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ रिटर्न, दोबारा वही लिख देता हूँ, ये रिक्वेस्ट डॉट क्रिएट रिस्पॉन्स, और HTTP स्टेटस कोड ओके कर देता हूँ। ओके हमेशा जब आपका सही काम होगा, मतलब आपके ऑल इज़ वेल, तो इसका मतलब ये कि ओके रिटर्न करें। ओके से पता चलेगा जो इसको कॉल करेगा कि भाई सब आपको जो चाहिए था वो मिल रहा है, ठीक है। तो ओके के केस में हम वहाँ पर यूज़र को बताएंगे कि भाई इस फंक्शन ने सही डेटा रिटर्न किया है। ये मेरा पहला फंक्शन है जो मैंने एपीआई के अंदर बनाया है, जो मुझे सारी बुक्स रिटर्न करके। इसके कंट्रोलर का नाम है बुक्स, ठीक है। तो इस फंक्शन तक पहुंचने के लिए मुझे इस कंट्रोलर का नाम याद रखना चाहिए, और फिर ये फंक्शन, सही। तो मैं पहले इसको बिल्ड करता हूँ, देखता हूँ कोई एरर तो नहीं है।
अच्छा जी, बिल्ड सक्सेस हो गया। मैं इसको रन करता हूँ। अभी ये मैंने डिप्लॉय नहीं किया, ठीक है? अभी मैं लोकल यहीं पर ब्राउज़र में रन करता हूँ। तो ये आपके लोकल होस्ट विद पोर्ट नंबर, ठीक है, अदर देन पोर्ट 80 रन होगा। ये ब्राउज़र में रन हो रहा है, ठीक है। इसकी पोर्ट नंबर आया लोकल होस्ट के साथ 5288। दिस इज़ लॉजिकल पोर्ट, ठीक है। क्योंकि ये डिप्लॉय नहीं हुआ है तो ये IIS एक्सप्रेस पे रन हो रहा है, ठीक है। ये बता भी रहा है यहाँ पे, ये IIS एक्सप्रेस पे रन हो रहा है, ठीक है। बाद में हम इसको डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि API को अगर आपने मोबाइल ऐप में या कहीं भी यूज़ करना है तो आपको डिप्लॉय करनी पड़ेगी। तो वो सेकंड स्टेज है हमारा इसके बाद। अच्छा जी, ये आपका जैसे ही रन होगा तो ये एक वेब की तरह का एक पेज आ जाता है, ठीक है। हमारे इससे कोई कंसर्न नहीं है। ये असल में वो जो होम कंट्रोलर है वहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब हम जाते हैं जो हमारा ओरिजिनल था उस पे जाते हैं। बेसिकली हमारे कंट्रोलर का नाम था बुक्स। अब इससे पहले आपको सबसे पहले जो है ना यहाँ तक पहुँचने के लिए API लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद अपने कंट्रोलर का नाम, तो कंट्रोलर का नाम था बुक्स। आगे कंट्रोलर लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बुक्स, ठीक है। नाम उसका जो था आपका वो था बुक्स कंट्रोलर, लेकिन इस कंट्रोलर को लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ उसका नाम जो भी है जिस तरह बुक्स, ठीक है, और स्लैश, फिर उसके अंदर फंक्शन कौन सा था जी? फंक्शन का नाम था ऑल बुक्स। ये केस सेंसिटिव नहीं है, इसलिए अगर मैं स्मॉल में भी लिख दूँ तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ऑल बुक्स, बस और कुछ नहीं करना, इंटर कर दें। तो ये यहाँ डेटा आपको XML की फॉर्म में दिखा रहा है, ठीक है। डोंट वरी कि मुझे जेसन चाहिए तो XML क्यों आ गया, ठीक है। ये आप समझें कि इस फंक्शन से आप जेसन और XML दोनों गेट कर सकते हैं। ब्राउज़र इसको XML में दिखा रहा है, ठीक है। अब हम इसी फंक्शन को, यही URL मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और मैं पोस्ट में जाता हूँ, ठीक है। आपने पोस्टमैन अगर इंस्टॉल नहीं किया तो पहले इंस्टॉल कर लें, और जब पोस्टमैन आपका इंस्टॉल हो जाए तो यहाँ से आपने पोस्टमैन, यहाँ न्यू या बेशक यहीं से क्लिक कर लें, ठीक है। और ये आपकी एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में यहाँ पर आपके पास है URL की जगह, वो URL यहाँ पेस्ट कर दें आप, ठीक है। अच्छा, मेथड क्योंकि जब मैं बना रहा था तो मैंने उसके साथ HTTP गेट लिखा हुआ है, तो इसलिए पोस्टमैन भी यहाँ से एज ए गेट आपने लिख सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो वहाँ टाइप होगी। अच्छा, इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ सेंड, यहाँ से रिक्वेस्ट भेजता हूँ इसको, ठीक है, कि मुझे इसके बुक का डेटा चाहिए। तो यहाँ इसने मुझे ये इसकी जेसन फॉर्मेट दे दिया, ठीक है। बुक का जो है ना जेसन फॉर्मेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब एरे है, ठीक है। इस करली बेसिस का मतलब ये है कि आपके पास जो है ऑब्जेक्ट आ गया बुक का, और ये की वैल्यू पेयर आ रहा है, मतलब ID 2 है, टाइटल ये है बुक का, ऑथर ये है। क्योंकि ये ID 2 पहले इसलिए है क्योंकि मैंने ऑर्डर बाय टाइटल का है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। ये आपके पास अब जेसन एरे आ गई है। पूरी जो बुक्स हैं वो सॉर्टेड बाय टाइटल हैं और जेसन एरे की शक्ल में, ठीक है। इसको आप डेटाबेस से भी कंपेयर कर सकते हैं, यही आपके पास डेटा वहाँ आ रहा है, ठीक है। 3 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, तीनों वहाँ आ गए। अच्छा, ये तो था हमारे पास एक सिंपल आपके पास जो है ना बुक, ठीक है। अब हमने एक ही फंक्शन अभी बनाया है, हम इसको ऐसे करते हैं कि डिप्लॉय कर लेते हैं अपनी वेब API को, ठीक है। बाद में मज़ीद फंक्शन भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ आपने क्या करना है, पहले मेक श्योर कि आपने रन एज एडमिन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने सोल्यूशन विंडो ओपन करनी है, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए ना डिप्लॉय करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, पहले मेक श्योर कर लें कि आपके पास IIS इंस्टॉल है कि नहीं, जो कि इम्पोर्टेंट है इसके लिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप विंडो R करें, ठीक है। यहाँ पर लिखें INetMGR। अगर यहाँ ये INetMGR, अगर आपके पास IIS इंस्टॉल है तो ये कमांड से ही चलेगी, मतलब ये ओपन, इसके अगेंस्ट ओपन हो जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। अगर ये एरर देता है कि ये अननाउन कमांड है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास IIS इंस्टॉल ही नहीं है, आप API डिप्लॉय नहीं कर सकते अभी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जाना है, यहाँ लिखना है आपने सर्च में, ठीक है, इसमें लिखना है टर्न विंडोज़। जैसे ही टर्न विंडोज़ लिखेंगे तो खुद ही आपके पास आ जाएगा टर्न विंडोज़ फीचर ऑन ऑफ। आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जब ओपन होगा टर्न विंडोज़ फीचर ऑन ऑफ, अगर आपके पास IIS इंस्टॉल है तो भी आपने ये ओपन करना है, ठीक है। अगर नहीं है तो तब भी। अब
टर्न विंडो फीचर ऑन ऑफ जब ओपन करेंगे तो इसमें आपको सबसे पहले नज़र आएगा डॉट नेट फ्रेमवर्क 3.5, ठीक है। इसको आपने ओपन करना है और ये पहली वाली ऑप्शन सेलेक्ट नहीं है तो सेलेक्ट कर लें, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने किया हुआ इसलिए आ रहा है, अगर नहीं है तो आप इसको टिक करेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद ये डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.8 अगर आपके पास आ रहा है एक और भी फ्रेमवर्क तो इसको भी ओपन करें। इसमें ये WCF सर्विसेज है, इसमें HTTP एक्टिवेशन, दूसरी चीज़ आपने ये ऑन करनी है अगर आपके पास नहीं होगी, ठीक है, जिसने इंस्टॉल नहीं किया पहले। मैंने किया इसलिए, लेकिन आपने ये सेकेंड ऑप्शन मेक श्योर करनी है, नहीं है तो टिक करना है। ये दो आपने टिक कर लिए, ठीक है। इसके बाद मेक श्योर कि IIS ये वाली, ये मेरे पास इंस्टॉल है इसलिए ये आ रहा है। अगर ये अनटिक है तो यहाँ से आपने इसको सिर्फ टिक कर देना है, बस टिक कर देंगे तो ये पार्शियल इंस्टॉल होता है इसलिए ये डब्बा समझ जाता है। तो ये तीन चीज़ें टिक करनी है, एक इसके अंदर एक ऑप्शन है, एक इसके अंदर और एक IIS को यहीं से टिक करना है बस। तो इसको हम कर देते हैं ओके। अगर ऑलरेडी ये है और वो दो नहीं है तो वो सिर्फ वो सेलेक्ट कर लें। हम इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में। जब इंस्टॉलेशन डन हो जाएगी क्लोज़ का विंडो आएगा, बटन आएगा, आपने क्लोज़ कर देना। फिर आप दोबारा आएंगे और यहाँ लिखेंगे INetMGR रन विंडो आर पे, ठीक है। INetMGR या ये लिख दें या यहाँ टाइप कर लें INetMGR, वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये मेक श्योर कि आपका आ रहा है तो इंस्टॉलेशन हो चुकी है। मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। ये INetMGR ओपन हो जाएगा तो इसमें आपको ये डिफ़ॉल्ट वेबसाइट नज़र आएगी। मेक श्योर कि कोई चेंज नहीं करनी बिल्कुल भी। लोग इसको डिलीट करके और पता नहीं क्या क्या करते हैं, आपने इसमें कोई चेंज नहीं करनी, एज़ इट इज़। बस ये ओपन हो गया, ये खाली है, ठीक है। अगर आपकी ऑलरेडी कोई वेबसाइट बनी हुई है तो ठीक है, कोई मसला नहीं। मेरे केस में ये एम्प्टी है, इट्स ओके। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, अपने प्रोजेक्ट में वापस जाता हूँ। अब मैं अपने सोल्यूशन एक्सप्लोरर को ओपन करता हूँ, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ में चला गया। मैं अपने प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में, सोल्यूशन की नहीं, प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में। उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ में तीसरा वाला टैब वेब का सेलेक्ट किया, ठीक है। इसमें मेरे पास एक सेक्शन है सर्वर्स का। ये विजुअल स्टूडियो के वर्जन के हिसाब से चेंज होगा। अगर 2019 है या कोई और वर्जन आपके पास 12, तो मेक श्योर कि ये सर्वर वाला सेक्शन ढूंढ ले वेब में, ठीक है। इसमें यहाँ पर आपके पास चेक बॉक्स है, ठीक है। कुछ में ये जो है ना यू लोकल, आपने लोकल IIS, जिस तरह मेरे पास तो कॉम्बो बॉक्स में आ रहा है, कुछ के पास यहाँ चेक बॉक्स होगा, ठीक है, उसको टिक या अनटिक करना होता है। तो मेक श्योर कि लोकल IIS आपने सेलेक्ट किया। देखिए जब IIS एक्सप्रेस है तो यहाँ पर विद पोर्ट आपका रन दिखा रहा है। जैसे मैं लोकल IIS करता हूँ तो ये एक वर्चुअल डायरेक्टरी क्रिएट करता है। ये आपके प्रोजेक्ट का जो नाम है ये वही आ रहा है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, जो मर्ज़ी आपका रखना चाहते हैं रख दें। अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से रखना चाहते हैं कोई वैलिड नाम। बाय डिफ़ॉल्ट ये माई फर्स्ट डेमो है तो मैं इसको अभी ऐसे ही जाने देता हूँ। यहाँ से बटन क्लिक करता हूँ, क्रिएट वर्चुअल डायरेक्टरी। ये सक्सेस का मैसेज आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा तो मेक श्योर कि ये पहले से ना बना हो या ये जो एडमिनिस्ट्रेटर से रन ना हुआ हो, ठीक है। ये दो ही रीज़न हो सकती हैं, ठीक है। मैं इसको वापस अपनी चेंजेस क्रिएट करने के बाद मैंने चेंजेस रिवर्ट कर दिए। मेक श्योर कि ये इस एक्सप्रेस पे वापस ले आएँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से सेव करके क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं आइए इस जो मेरा ये था इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ। तो रिफ़्रेश करने के बाद ये देखें माय फर्स्ट डेमो मेरी साइट यहाँ पर बन के आ गई है और कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपने नहीं चेंज करना, बस ये बन गई है माय फर्स्ट डेमो, दैट्स इट। अब आप क्या करेंगे, आप ब्राउज़र में जब रन करते थे पहले लोकल होस्ट पोर्ट के साथ, अब आप लोकल होस्ट से पोर्ट हटा दें। अब आपकी साइट का नाम था माई फर्स्ट डेमो। अब आप सिर्फ लोकल होस्ट पोर्ट की जगह स्लैश करके माई फर्स्ट डेमो, बाकी वही है URL। फर्स्ट टाइम ये थोड़ा टाइम ले रहे हैं। अच्छा जी, ये अब लोकल होस्ट से आ रहा है, ठीक है। ये आपका माई फर्स्ट डेमो जोन सा है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, पहले पोर्ट नंबर के साथ था, ये डिप्लॉय करने के बाद है। अब आप डिप्लॉयड वर्जन यूज़ कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है। मैं इसको पोस्टमैन में जाके लिखता हूँ, पहले ये पोर्ट के साथ था, अब मैं इसको डिप्लॉयड वर्जन दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये मैं इसको करता हूँ सेंड। अब ये मेरे पास जो डेटा आ रहा है ये डिप्लॉयड API से आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब ऐसे करते हैं कि इसको IP के साथ भी हम एक्सेस करके देख लेते हैं। तो IP के लिए पहले मैं जाता हूँ CMD में, ठीक है। मैं देखता हूँ मेरी मशीन की IP क्या है, IP कॉन्फ़िग करता हूँ मैं यहाँ पर
और मेरी आईपी है 10.2.11.553। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ भी लिख के देख लेता हूँ। लुक्स की जगह मैं लिख देता हूँ 10.2.11.553। ठीक है, तो ये अब मेरे आईपी के साथ भी एक्सेस हो रहा है। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ कॉपी और पोस्टमैन से जाके यहाँ आईपी के साथ भी एक्सेस कर लेता हूँ। ये आईपी के साथ भी हो रहा है। अच्छा, जब आप दो ओएस यूज़ करते हैं ना, जिस तरह अब आपने मैक साइट पे एक्सेस करना है, सफारी पे, मैकबुक में, ठीक है, तो मेक श्योर कि आपका ना अगर वहाँ पे नहीं एक्सेस हो रहा, एरर आ रहा है, तो फिर आपने एक इम्पॉर्टेंट काम करना है। ठीक है, ये स्टेप नोट करना है। आप ऐसे करेंगे कि फायरवॉल ओपन करेंगे, विंडो फायरवॉल। ठीक है, विंडो फायरवॉल ओपन करेंगे और यहाँ से आप चेक फायरवॉल स्टेटस पे जाएं। अच्छा, इस विंडो में आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, अलाउ एन ऐप और फीचर्स थ्रू विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल। ठीक है, इसको ओपन करेंगे। ये आपने लाजमी करना है, ठीक है, डिप्लॉय करने के बाद अगर एक्सेस नहीं हो रही तो। अच्छा जी, चेंज सेटिंग को ऑन करें, ठीक है, ताकि नीचे इनेबल हो जाएं चीज़ें। इस लिस्ट में सबसे एंड पे आपको ये अल्फ़ाबेटिकली ना डब्ल्यू डब्ल्यू की सेक्शन में आ जाए। ठीक है, ये जो डब्ल्यू जहाँ से शुरू हो रहा है, इसमें आपको एक नज़र आएगा, ये चीज़ है वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यू डब्ल्यू सर्विसेज। ठीक है, ये ट्रिपल डब्ल्यू बनता है, ब्रैकेट में एच टी टी पी लिखा हुआ है। मेरे पास ये टिक्ड है, आपके पास ये हो सकता है कि ना टिक हुए हों। ठीक है, मेक श्योर कि आप ये टिक करें, सेलेक्ट करें इसको, मतलब ये यहाँ से इस तरह अनटिक हुआ होगा। ठीक है, ये इसको टिक करना है, यहाँ से ये टिक करना है आपने। ठीक है, आप इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से कर देंगे ओके। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब आप फायरवॉल को कह रहे हैं कि एचटीटीपी के थ्रू जो रिक्वेस्ट बाहर से आएगी उसको परमिट करना है, ताकि अगर सफारी से या किसी और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से, मतलब इस मशीन से बाहर से कहीं से रिक्वेस्ट आती है तो कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, अच्छा, ये हमारा एक फंक्शन था और हमने अब तीनों तरीक़ों से देख लिए। लोकल होस्ट के साथ, ठीक है, डिप्लॉयड वर्जन विद आईपी के साथ देख लिए, और विदाउट डिप्लॉय भी हमने देख लिए। अब हम ऐसे करते हैं, कुछ फंक्शन इसमें मज़ीद और ऐड करते हैं। ठीक है, अब हमारी ये डिप्लॉय हो चुकी है, अब हम ये वाला फंक्शन हम इसको बंद कर देते हैं। अब हम एक बुक ऐड करने वाला फंक्शन ऐड करते हैं, हम इसको कहते हैं, ये एच टी टी पी पोस्ट है मेरा मेथड। ठीक है, उसको भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही एच टी टी पी रिस्पॉन्स मैसेज, और नाम रखते हैं ऐड बुक। ऐड बुक में बुक का पूरा ऑब्जेक्ट भेजूँगा। ठीक है, अगेन वही करता हूँ, ये जो ट्रैक कैच वाला मेरा मैकेनिज़्म है, ये मुझे चाहिए तो मैं इसको भी यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन यहाँ जो मैं बुक ऐड करूँगा वो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से करता हूँ, सपोज वी आर, बल्कि मैं लिख देता हूँ डी बी डॉट बुक्स डॉट ऐड और बुक। ठीक है, ये मेरा अब लिंक का मेथड है। ये मैं बेसिकली कह रही है, मैं ऐड कर रहा हूँ बुक, जो बुक मुझे बाहर से यूज़र ने भेजी है। ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट इस बुक के अंदर बुक की आईडी, टाइटल, ऑथर, हर चीज़ मौजूद है, ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और मैं इसको ऐड करने के बाद सेव चेंजेस करता हूँ ताकि डेटाबेस में रिफ़्लेक्ट हो जाए। और जब ये बुक ऐड हो जाएगी तो मैं इस बुक की आईडी यूज़र को रिटर्न करना चाहता हूँ, जो ऑटो जनरेट है। जैसी बुक ऐड होगा तो उसकी एक आईडी जनरेट होगी, मैं यूज़र को रिटर्न कर दूँगा कि ये बुक मैंने ऐड कर दी है। ठीक है, इसको मैंने सिर्फ बिल्ड किया है बस, मैंने अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड किया है। तो ये मैंने एक ऐड बुक वाला फंक्शन ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, अच्छा, ये बिल्ड सक्सेस हो गया। अब क्योंकि ये पोस्ट मेथड है, पोस्ट मेथड आप ब्राउज़र के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ ना ऐड बुक, ठीक है, तो ये मुझे एरर दे देगा, ये पोस्ट मेथड को एक्सेस नहीं करने देता, सिर्फ गेट मेथड आप ब्राउज़र में एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए मुझे ये पोस्टमैन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इस फंक्शन को टेस्ट करने के लिए सपोज़ करें मैं ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए होगा। अब मुझे, मैं एक और टैब ओपन कर लेता हूँ,
ठीक है। इसमें मैं मेथड सेलेक्ट करता हूँ पोस्ट। अच्छा, पोस्ट में मैं यहाँ बॉडी वाले टैब में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं डेटा भेजूँगा, और पोस्ट में जब डेटा भेजते हैं तो वो आप बॉडी वाले टैब में भेजते हैं, ठीक है। और बॉडी में मैं रॉ सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और रॉ के आगे मैं सेलेक्ट करता हूँ जेसन, क्योंकि मैं यूज़र को जेसन भेजूँगा यहाँ से, ठीक है। तो मैंने फॉर्मेट जेसन लिया और बॉडी में रॉ डेटा सेलेक्ट कर लिया। इसमें मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये किसमें, यूआरएल तो मेरा वही है, ये सारा वही यूआरएल है, सिर्फ ऐड वाला फंक्शन चेंज होगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। ऑल बुक्स की बजाय मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐड बुक, ठीक है। अच्छा, ऐड बुक में आपको आईडी ऐड करने की ज़रूरत कतन भी नहीं है, ठीक है। आईडी मुझे नहीं चाहिए, तो मैं आईडी नहीं भेजता इसको, क्योंकि वो ऑटो जनरेट करेगा। टाइटल मैं लिख देता हूँ, मेरे पास अभी जावा की बुक नहीं है, मैं कहता हूँ जावा 2 फॉर डमीज़। ये भी डिटेल्स की है, बीपीबी पब्लिशर है, इसमें इमेज अभी नहीं है, मैं डमी डाल रहा हूँ। 555 कर देता हूँ, ठीक है। और इसकी प्राइस है जी 980। ये मैंने बुक की डिटेल डाली। अब ये बुक जावा 2 डमीज़ डेटाबेस में नहीं मौजूद, ठीक है, अभी ये नहीं है इसमें। अब मैं ऐसे करता हूँ कि ये मैंने डेटा ऐड करने के बाद यहाँ से इस रिक्वेस्ट को सेंड कर देता हूँ, ताकि ये बुक ऐड हो जाए। अच्छा जी, ये देखिए, ये जो स्टेटस आ रहा है आपके पास यहाँ, ये देखिए 200 लिखा हुआ आ रहा है, 200 ओके। इसका मतलब है कि ये फंक्शन ने सही काम किया है और आपका डेटा ऐड हो गया, और इसने आईडी रिटर्न किया 5। इसका मतलब है डेटाबेस में ये जो बुक ऐड हुई है इसकी आईडी 5 है, ठीक है। जाके कंफर्म भी कर लेते हैं। ये आपके पास जावा 2 फॉर डमीज़ आ गई है, ठीक है। आईडी 5 आ गई आपके पास। अच्छा जी, ये हमारा एक फंक्शन और ऐड हो गया। इसको रन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिल्ड किया मैंने। क्यों? क्योंकि ये डिप्लॉय हुई है, ठीक है। और वैसे भी डिप्लॉयड वर्जन हम एक्सेस करें। यहाँ आपको बुक चाहिए वो वाली, इसमें पहले नहीं नज़र आ रही ना 5 वाली, तो आप इस रिक्वेस्ट को दोबारा यश करें। तो अब आप इसमें देखें सी प्लस प्लस डमी आ रही है, जावा 2 डमी आ रही है, ठीक है। अब ये भी गेट में भी आ गई है, ठीक है। तो ये एक बुक हमने यहाँ से एपीआई से हमने गेट की बुक सारी, ये हमने ऐड का बुक का फंक्शन लिखा, ठीक है। अब हम जल्दी से ना और मेथड्स ऐड कर लेते हैं। मसलन ये दो तो हो गए, ऐड बुक हो गया आपका, ऑल बुक्स हो गया। अब मैं आपको यहाँ से, हम ऐसे करते हैं कि एक और फंक्शन, अब मैं कॉपी पेस्ट करता जाता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, टाइम हमारा बच जाए। अब हम फंक्शन लिखते हैं मॉडिफाई का, डिलीट का और सर्च का। तो ये मैं मॉडिफाई का फंक्शन यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। और ये मैंने मॉडिफाई बुक के नाम से एक फंक्शन अपना HTTP पोस्ट बनाया, मॉडिफाई बुक, बाकी वही है रिटर्न टाइप, पूरा बुक का ऑब्जेक्ट वहाँ से आएगा विद बुक आईडी, ठीक है, कि ये आईडी है। और ये, अब क्योंकि बुक की जो आईडी है वो मेरी प्राइमरी की है, तो db डॉट बुक्स अंदर जो फाइंड का फंक्शन है उसको सिर्फ बुक डॉट आई डी दूँ, तो उस आईडी के अगेंस्ट वो बुक मुझे सर्च करके दे देगा कि ये ओरिजिनल बुक है, ठीक है, इस आईडी के अगेंस्ट। अगर वो आईडी गलत आ रही है वहाँ से, तो ये यहाँ चेक करेगा, और कंडीशन लगाई हुई है मैंने कि अगर नहीं मैं, तो मैं एरर मैसेज दूंगा नॉट फाउंड का, ठीक है। नॉट फाउंड का जो स्टेटस कोड है यहाँ से रिटर्न होगा 404, ठीक है। अगर वो बुक मौजूद है तो वो इस इफ़ के अंदर नहीं आएगा, सीधा इधर आ जाएगा। और इसके अंदर फिर एक ऑप्शन होती है डी बी डॉट एंट्री। एंट्री में आप जो ओरिजिनल बुक है जो आपके पास ये वाली है, ये पास करेंगे, डॉट करंट वैल्यूज़, और फिर डॉट सेट वैल्यूज़ करेंगे जो बुक आपने वहाँ से न्यू वैल्यूज़ के साथ भेजी है, ठीक है। मतलब उसका टाइटल, आथर या प्राइस, जो भी फील्ड आप चेंज रखना चाहते हैं वो रख दें। अगर नहीं चेंज करना चाह रहे तो न्यू चेंज वाली, विदाउट चेंज वाली भी इसमें सारी भेज दें इसमें, ठीक है। और इस बुक को आप सेट करें यहाँ से और सेव चेंजेस करें, तो आपकी बुक सेव हो जाएगी। या ये कर लें 2 लाइन्स, या ये जो ऊपर मैंने 3 कमेंट्स किए हैं, इनमें से दोनों में से जो आपको ईजी लगता है, दोनों मेथड काम करते हैं, ठीक है। इस मेथड में आप पहले अटैच करते हैं बुक को, एग्जिस्टिंग बुक को, फिर उसका स्टेट मॉडिफाइड रखते हैं, और फिर सेव चेंजेस करते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब यूज़र को मैसेज दे देना है ओके का, और बुक इज़ मॉडिफाइड का साथ मैसेज आ जाएगा। नहीं तो ओके बहुत है, उसको ओके से पता चल जाएगा कि बुक मॉडिफाई हो गई है, ठीक है। एक्सेप्शन के केस में ये एक्सेप्शन आ जाएगी, सही। ये आपकी मॉडिफाई बुक का, ये आपके पास एक फंक्शन ऐड हो गया, ठीक है जी। अब इस मॉडिफाई बुक के फंक्शन को भी हम चेक कर लेते हैं, इसको मैं बिल्ड करता हूँ।
और आ जाता हूँ पोस्टमैन पे। ये जो मेरे पास जावा 2 फॉर डमीज़ थी, ये मैंने अभी ऐड बुक वाले में किया। ठीक है, मैं इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ, तीसरा ओपन करता हूँ, जिसमें अगेन पोस्ट मेथड है मेरा, और ऐड की बजाय है मॉडिफाई बुक। ठीक है, इसके मैं बॉडी में जाता हूँ और रॉ में और जेसन। अच्छा, ये जो बुक है इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, और इसी को मैं मॉडिफाई करता हूँ। सॉरी, कॉपी कर लेते हैं दोबारा इसको। इसको हम करते हैं कॉपी और इसको पेस्ट कर देते हैं। इसके लिए आईडी चाहिए होगी, इसलिए आप जेसन में आईडी भी देंगे। ठीक है, कॉलन और आईडी लेट्स सपोज थी 5। इस बुक की, हाँ आईडी सही देनी है, गलत नहीं देनी, वरना फिर उसको नहीं मिलेगी ये बुक। ठीक है, आईडी 5 है और जावा 2 की बजाय मैं कहता हूँ ये जो जावा 3 फॉर डमीज़ होनी चाहिए थी। ठीक है, और इसकी जो प्राइस है वो 9 की बजाय 580 होनी चाहिए थी, बाकी वही है। ठीक है, तो अब ये मैं मॉडिफाई बुक कर रहा हूँ, तो ये करेगा जी सेंड यहाँ से। चलिए, थोड़ा सा टाइम इसने लिया है, लेकिन ये आ गई। ये मेरे पास सिस्टम भी स्लो है, और फर्स्ट टाइम जब बिल्ड करते हैं तो ये ऐसे होता है। ठीक है, वैसे ये फास्ट ही होगा आपके पास। अब बुक इज़ मॉडिफाइड आ गया है। वेरीफाई भी कर लेते हैं कि हमने जो फील्ड चेंज किए वो हो गई हैं कि नहीं। ये जावा 3 हो गया और प्राइस भी चेंज हो गई। ठीक है, इट्स वर्किंग। अब हम ऐसे करते हैं कि जानबूझ के आईडी गलत भेज देते हैं। मैं कहता हूँ 15 वाले को जावा 2 कर दो वापस, और प्राइस वही 980 कर दो। ठीक है, तो हम आईडी मैंने जानबूझ के गलत दी, 15 आईडी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये कह रहा है बुक नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पर इसके ऊपर कंडीशन लगाई थी। ये मॉडिफाई के अंदर अगर आप देखें तो मॉडिफाई के अंदर हमने फाइंड किया ओरिजिनल बुक उस आईडी के अगेंस्ट। अब जिस तरह 15 मैंने जानबूझ के भेजी है तो बुक नहीं मिली 15 की, तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि ये आपकी सारी हैंडलिंग हो। अब हम ऐसे करते हैं कि डिलीट बुक को एक कर लेते हैं। ठीक है, फंक्शन ये अब गेट है, क्योंकि सिर्फ आईडी पास करनी है तो हम गेट मेथड बना देते हैं इसके लिए। हमने बुक डिलीट करनी है तो वहाँ से आईडी भेजेंगे, यूज़र आईडी भेजेगा बुक की। ठीक है, वो जो आईडी भेजेगा पहले उस आईडी के अगेंस्ट बुक ढूंढेगा। ठीक है, अगर बुक नहीं है तो एरर दे देगा बुक नॉट फाउंड, इनवैलिड आईडी। अगर मौजूद है तो जो भी ओरिजिनल बुक है वो डीबी डॉट एंटिटी में उसकी स्टेट डिलीटेड कर दें। ठीक है, जो आपको बुक मिली है डेटाबेस में, ठीक है, वो आपको फाइंड से जो मिली है उसकी स्टेट आप डिलीटेड कर दें। मॉडिफाई में मॉडिफाइड था, यहाँ डिलीटेड कर दें, और सेव चेंजेस करें तो बुक डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इस फंक्शन को भी हम चेक कर लेते हैं बिल्ड करके। ये जो हमने जावा 2 फॉर डमीज़ की है यही हम डिलीट कर देते हैं, इसकी आईडी 5 है। पहले हम इनवैलिड आईडी देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मॉडिफाइड था। अब इसको हम कॉपी कर देते हैं, और हमने मेथड बनाया हुआ है गेट का, तो हम इसको गेट ही रहने देते हैं, और इसको यहाँ पेस्ट करके हम कहते हैं डिलीट बुक। ठीक है, और आईडी आप क्वेश्चन मार्क के साथ भी लिख सकते हैं आईडी, जिस तरह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जानबूझ के गलत लिखता हूँ 15। ठीक है, और इसको कहता हूँ कि जी डिलीट। अब ये क्यूरी स्ट्रिंग में पास हो रही है आईडी। ठीक है, वो पैरामीटर क्योंकि गेट की है, तो जब भी आप फंक्शन का गेट होगा उसमें जो इनपुट जा रही होगी वो आपने क्वेश्चन मार्क के साथ क्यूरी स्ट्रिंग में लिखनी है। ठीक है, मसलन ये देखें, ये जो आपका फंक्शन है डिलीट, ये एक आईडी इनपुट ले रहा है, और क्योंकि ये गेट मेथड है तो इसलिए आप इसको ये क्यूरी स्ट्रिंग इसके थ्रू पास करेंगे। ठीक है, अगर आपकी वेरिएबल का नाम आईडी है, मतलब आई और डी है, ये डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अगर ये नाम है, ठीक है, तो फिर ये मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, ये डिलीट थोड़ा सा टाइम ले रहा है, हो जाएगा अभी। अच्छा, ये बुक नॉट फाउंड आ गया क्योंकि मैंने जानबूझ के 15 दिया था। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं आईडी को, या स्लैश करके भी पास कर सकते हैं। ठीक है, अगर कीवर्ड आईडी है तो। अगर आपने नेम, पासवर्ड या वेरिएबल का नाम कोई और है, टाइटल, ठीक है, या टेक्स्ट, तो फिर आप क्वेश्चन मार्क के साथ ही लिखेंगे। ठीक है जी, 15 में भी ये मैसेज आएगा कि जी नॉट फाउंड। ठीक है, ये अगर मैं वैलिड वाले देता हूँ 5, तो ये कह देगा जी आप क्वेश्चन मार्क के साथ लिखें या स्लैश के साथ लिखें, एक ही बात है। ठीक है,
अब मैं वैल्यू दे रहा हूँ 5, तो ये मुझे कह देगा कि जी बुक डिलीटेड। ठीक है, बुक इज़ डिलीटेड। जाके देख भी लेते हैं डेटाबेस से। ठीक है, यहाँ से डिलीट भी होगी ये बुक। सही है, तो इसका मतलब ये है कि डिलीट का फंक्शन हमने देख लिया है। अच्छा, इसके बाद हम सर्च का भी एक देख लेते हैं। ठीक है, तो सर्च के फंक्शन को भी मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये तो बाकी तो लॉजिक है, सिंपल है। सर्च में क्या करें, आप ऑथर का नाम भेजेंगे, उस ऑथर की जितनी बुक्स हैं हम पहले बुक्स के अंदर वेयर करके ऑथर की बुक्स को ढूंढ लेंगे, क्योंकि ये एसक्यूएल के साथ काम कर रहा है, ये केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, अपर लोअर केस ये खुद ही इग्नोर करता है। और फिर ऑर्डर बाय टाइटल करके टू लिस्ट करते हैं बुक्स को और रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका सर्च का फंक्शन सर्च करके देगा। यहाँ तक होगी हमारे पास एक कंट्रोलर कंप्लीट है, जो बुक से रेलिवेंट जितना काम था हमने इधर किया। अब हम एक और कंट्रोलर बना देते हैं। ठीक है, उसका नाम रखते हैं, कंट्रोलर्स पर राइट क्लिक करके एक और कंट्रोलर बना देते हैं, और उस बल्कि इस बिल्ड हो जाए फिर करते हैं। अच्छा, हम एक और कंट्रोलर बना लेते हैं, उसका नाम रखते हैं यूज़र्स कंट्रोलर। ठीक है, जिसमें यूज़र से रेलिवेंट काम होगा। ये API 2 मैंने सेलेक्ट किया, वेब API 2। इस कंट्रोलर का नाम रख दिया यूज़र्स कंट्रोलर। ठीक है, इसको हम करते हैं ऐड। ये आपके पास एक और कंट्रोलर आ गया, इसमें भी आपने यूजिंग माई फर्स्ट डेमो डॉट मॉडल्स ऐड कर लेना है। और जो मॉडल आपका एंटिटीज़ वाला था, ठीक है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और इसके बाद आपने उसी तरह, अगर लेट्स सपोज मैंने लॉगिन का बनाना है, तो मैं HTTP गेट, ठीक है, पब्लिक, और ये है जी HTTP रिस्पॉन्स मैसेज, और मैं कहता हूँ जी यूज़र लॉगिन। ठीक है, यूज़र लॉगिन में स्ट्रिंग मोबाइल और स्ट्रिंग पासवर्ड। मोबाइल और पासवर्ड से यूज़र लॉगिन होगा। ठीक है, ये डेटाबेस में मैंने ये यूज़र बनाया हुआ है, वो मोबाइल नंबर देगा और अपना पासवर्ड देगा। ठीक है, वो लॉगिन हो सकता है। और ये जो लॉगिन का फंक्शन है, जो भी इसको कॉल करेगा मोबाइल नंबर और पासवर्ड भेजेगा, बाकी ये नहीं बताएगा कि मैं एडमिन हूँ या क्या हूँ। ये ऑटोमेटिकली जब ये लॉगिन होगा तो ये चेक करके बताएगा कि जी आप लॉगिन सक्सेसफुल हैं, और ये आपकी लॉगिन की डिटेल है, जिसमें उसका रोल भी होगा कि एडमिन है या क्या है। ठीक है, उसी तरह ट्राई कैच वाला फ्लैग लगा देते हैं। अच्छा, इस कोड को मैं जल्दी से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। ये मैंने एक लॉगिन का कोड लिखा है। ठीक है, हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि मोबाइल नंबर के अगेंस्ट आप रिकॉर्ड लगा रहे हैं, मोबाइल और पासवर्ड के अगेंस्ट। ठीक है, अगर वो रिकॉर्ड आपको यूज़र में मिल जाता है, नहीं मिलता तो आप इनवैलिड मोबाइल एंड और पासवर्ड का वो मैसेज देंगे। अगर है यूज़र तो यूज़र की पूरी डिटेल रिटर्न, पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करें यूज़र का। ठीक है, पूरे ऑब्जेक्ट में यूज़र की सारी, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईडी, मोबाइल, पासवर्ड और यूज़र का रोल, मीन्स के पूरे ऑब्जेक्ट में ये पूरा रिकॉर्ड होगा, ये सारे कॉलम्स होंगे, जेंडर भी है। ठीक है, तो अब हमने यूज़र लॉगिन का एक फंक्शन बनाया है, इसको भी बिल्ड कर लेते हैं और जाके यहाँ से इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये जो आपकी URL है ये चेंज है। इस URL में आपने बुक्स, API के बाद बुक्स नहीं है बल्कि यूज़र है आप कंट्रोलर का नाम। ठीक है, और आगे है यूज़र लॉगिन। यूज़र लॉगिन में दो चीज़ें भेज रहे हैं आप, मोबाइल, मोबाइल लेट्स सपोज में भेज रहे हैं 0321123456 ये मोबाइल, और फिर एम्परसेंड साइन, और फिर पासवर्ड। ये वो वेरिएबल वही की के नाम लिखने। ठीक है, वहाँ मोबाइल है वेरिएबल का नाम, तो यहाँ भी वही होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पासवर्ड 12345 है। ठीक है, और मेथड गेट है, तो ये दो चीज़ें मैं की स्ट्रिंग में भेज रहा हूँ। तो मैं यहाँ से जैसे ही करता हूँ, यहाँ अगर आप देखें तो ये दो चीज़ें मोबाइल और पासवर्ड, ये वेरिएबल के नाम गेट मेथड है, तो इसलिए यहाँ पर सेम होनी चाहिए, ये स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल टू के बाद इसकी वैल्यू
और फिर एन अगले पैरामीटर की इक्वल टू के साथ वैल्यू, ये की वैल्यू पेयर बन जाएगा। तो आपकी ये दो दो कीज चली गई, ठीक है, मोबाइल और पासवर्ड। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया है। जैसे ही लॉगिन किया तो ये आपके पास आ गया शाहिद, और सारी डिटेल आ गई कि आईडी ये है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मोबाइल, पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कोई गलत देता हूँ, लेट्स मैं पासवर्ड जानबूझ के गलत दे देता हूँ, तो ये मुझे इनवैलिड का मैसेज देगा और साथ 404 कहेगा। इसका मतलब है स्टेटस 404 से मुराद ये कि अब देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैं लॉगिन नहीं होने दूंगा। तो ये फंक्शन मुझे बता रहा है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी पासवर्ड को, यूज़र नेम को क्यूरी स्ट्रिंग में नहीं भेजते, वो कहते हैं अनसेफ होता है। तो हम पोस्ट मेथड भी बना सकते हैं। यही फंक्शन मैं दोबारा पोस्ट के साथ बना देता हूँ। ठीक है, ये मैं कॉपी करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ ये बात। अच्छा जी, ये मैंने अब पोस्ट के साथ वही यूज़र लॉगिन का बनाया है। ठीक है, फंक्शन का नाम आप सेम रखें या चेंज रखें, आपकी मर्ज़ी है। मैंने सपोज सेम रख दिया, यूज़र लॉगिन। इसमें अब मोबाइल और पासवर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर ही भेज रहा हूँ, यूज़र के ऑब्जेक्ट के अंदर जितने हैं ना, मतलब यूज़र का पूरा ऑब्जेक्ट है ना, इसमें आईडी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर, हर चीज़ है। लेकिन मैं इसमें सिर्फ भेजूँगा वहाँ से मोबाइल और पासवर्ड, बस इस ऑब्जेक्ट में। ठीक है, और पोस्ट मेथड के थ्रू भेजूँगा, क्यूरी स्ट्रिंग में नहीं भेजूँगा। सही है, ऑब्जेक्ट आएगा पूरा, लेकिन आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर बाकी चीज़ें नल होंगी। ठीक है, या मिसिंग होंगी। मेरे जो कंसर्न है वो इन दो में है, वो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी मैं यूज़ ही नहीं कर रहा। बाकी मुझे जब ये यूज़र के अगेंस्ट मुझे वो ओरिजिनल यूज़र मिलेगा, तो मैं उसके से डिसीजन लूँगा कि ये फाउंड है या नॉट फाउंड है। ठीक है, तो मैं इसको बिल्ड कर देता हूँ एक दफ़ा। और अब अगर मैं ये वाला फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ यहाँ पोस्टमैन में, तो मुझे लेट्स सपोज, अब मैंने ये पूरा लिखा था ना, इसको मैं कॉपी करता हूँ, और अब मुझे पोस्ट मेथड कॉल करना है। ठीक है, ये दोनों मैं वैरायटी बता रहा हूँ। पोस्ट मेथड में आप क्यूरी स्ट्रिंग, फिर यहाँ से ये मोबाइल और पासवर्ड नहीं भेजेंगे। अब इसकी बॉडी में जेसन के फॉर्मेट में डेटा भेजेंगे। ठीक है, तो रॉ में जेसन सेलेक्ट किया, और क्योंकि मैं पूरा ऑब्जेक्ट तो नहीं भेज, मैं तो सिर्फ लेट्स सपोज यूज़र है ना, तो यूज़र आपका, ये जो गेट अभी आपने यूज़र किया था ये वाला, जिसमें मैं एक सेकंड आपको दोबारा बताता हूँ कि ये यूज़र लॉगिन हो रहा है। अच्छा जी, ये वो था जो हमने क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू भेजा था ना। अब ये पूरा ऑब्जेक्ट है जो हमें वहाँ से मिला है। ठीक है, हम ऐसे करते हैं कि यही लॉगिन में अब हम क्यूरी स्ट्रिंग में नहीं भेज रहे, बल्कि जेसन के फॉर्म में यहाँ से हम यूज़र का जो डेटा भेज रहे हैं, ये सारा तो मैंने कॉपी पेस्ट किया ना, मैं सारा नहीं भेज रहा। मैं सिर्फ मोबाइल यहाँ से भेजूँगा और पासवर्ड भेजूँगा बस, लेकिन एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में भेजूँगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ ये यूज़र में चला जाएगा, यूज़र के मोबाइल में मोबाइल आ जाएगा, पासवर्ड में पासवर्ड आ जाएगा, बाकी यूज़र की फील्ड मिसिंग है। ठीक है, मैं ये दो चीज़ें भेज रहा हूँ, और वहाँ से मुझे डेटा जो रिटर्न होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा। मसलन मैं 0300 वाले को करता हूँ। ठीक है, 300 वाले यूज़र को 1 2 3 4 5 पासवर्ड है, यूज़र लॉगिन कर रहा हूँ पोस्ट में। ये मुझे इसने अब्दुल हफीज़ रिटर्न किया, मेल है, और ये एडमन है। ठीक है, और अगर मैं दूसरा कोई करता हूँ 0333, ठीक है, तो 333 के अगेंस्ट आयशा हबीब है, स्टूडेंट है। ठीक है, और इसी तरह 321 है, तो ये कौन सा यूज़र है जी, ये शाहिद जमील है। ठीक है, मतलब जो भी आप भेज रहे हैं तो लॉगिन से ही काम कर रहे हैं दोनों तरीक़ों से। यहाँ तक हमारी एपीआई के जो है ना, हमने एक छोटा सा डेमो देखा है। अब लेट्स सपोज कभी कभी ये होता है कि आप अपने डेटाबेस में कोई टेबल ऐड कर देते हैं या कोई कॉलम ऐड करते हैं, तो उसको रिफ्लेक्ट भी करना होता है यहाँ पर। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा ADMX डिलीट करके दोबारा करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आसान तरीका क्या है, मैंने डेटाबेस में एक और टेबल ऐड किया, सपोज़ करें मेरे पास एक टेबल है जी कैटेगरी का, मैं एक और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, डेटाबेस में मैंने एक टेबल ऐड किया, टेबल की मैंने आईडी रखी, सॉरी कॉलम एक ऐड किया इसमें आईडी, और इसके मैंने प्राइमरी की बना दिया, और इसमें आइडेंटिटी ऑन कर दिया ऑटो। ठीक है, और इसका एक कॉलम रख दिया, इसका टाइटल। ठीक है, एंड वार चार्ट, बस
इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसका नाम रख देता हूँ कैटेगरी के नाम से, एक टेबल मैंने ऐड किया। अब मेरे पास 3 टेबल हो गए, ठीक है? 3 टेबल हो गए मेरे पास। अब मैं यहाँ आता हूँ अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ मेरे जो ये वाली जो EDMX फाइल है इस पर राइट क्लिक करता हूँ। अगर ये ओपन नहीं है तो आप मॉडल के अंदर जाएंगे। मॉडल के अंदर ये वाली जो फाइल है demo.edmx, ये फाइल है, ठीक है? इस पर राइट क्लिक करके अपडेट मॉडल करेंगे फ्रॉम डेटाबेस। जब आप अपडेट फ्रॉम डेटाबेस करेंगे तो ये दोबारा ओपन हो जाएगा ऐड, और इसमें आपको जो टेबल ऐड नहीं है वो नज़र आएगा, ठीक है? ये कैटेगरी का नया टेबल है, बाकी दो तो ऐड है इसलिए नज़र नहीं आ रही। इसको सेलेक्ट किया और इसको कर देता हूँ फिनिश। ठीक है जी, इसको हम कर देते हैं सेव। अच्छा, ये तो आ गया, ठीक है। मोस्टली ये होता है कि याद जाता है लेकिन इसके पीछे जो कोड होता है ना वो जनरेट नहीं होता। ठीक है जी, अब हम ऐसे करते हैं, हम जाते हैं अपने सोल्यूशन में। अब इस एंटिटी मॉडल को ओपन करते हैं। इसकी जो कॉन्टेक्स्ट फाइल है इसमें देख लेते हैं कि ये तीसरी वाली आ गई है, कैटेगरी वाली, यस ये आ गई है, ठीक है। अच्छा, मोस्टली केसेस में ये नहीं आती अक्सर। आप कैटेगरी ऐड कर देते हैं लेकिन कैटेगरी के ना तो यहाँ क्लास शो हो रही होती है, मतलब ये कैटेगरी क्लास भी आ गई है ऑटोमेटिकली। अगर ये नहीं आती तो आप अपने EDMX के ऊपर यहाँ राइट क्लिक करेंगे और इसके साथ ये जो आपको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन होगा इसमें ऑप्शन है रन कस्टम टूल, ये आप इस पर क्लिक करें रन कस्टम टूल के ऊपर, ठीक है। ये जो रन कस्टम टूल है इसको आपने मतलब एक दफ़ा यहाँ से क्लिक करना है। जब ये डन हो जाएगा तो उसके बाद आप जाके देखेंगे तो आपको ये चीज़ जो नज़र नहीं आ रही थी, ये कैटेगरी वाली, ये आ जाएगी, ठीक है। अगर फिर भी नज़र नहीं आ रही, ठीक है, तो आप अपने जिस तरह अब ये क्लास है यहाँ कैटेगरी की क्लास नज़र आ गई लेकिन मोस्टली केसेस में नहीं नज़र आती, ठीक है। तो इन पे क्लिक करके जो है ना रन कस्टम टूल आपने करना है, दोनों पे कर लें। EDMX पे पहले कर लें और फिर इस पे कर लें, ठीक है। तो ये आपको दोबारा ड्रॉप करके ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अगर डेटाबेस में कोई टेबल ऐड करना हो तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कॉलम ऐड किया है तो बस इसको अपडेट मॉडल करें तो कॉलम भी आ जाएगा आपका। तो यहाँ तक हमारा ये था कि हमने API को कैसे डिप्लॉय क्रिएट कैसे की, डिप्लॉय कैसे करना है, कंट्रोलर्स कैसे बनाने, पोस्ट और गेट के मेथड्स आपने देख लिए हैं, ठीक है जी। तो इसके बाद नेक्स्ट में हम देखेंगे कि इसी API को कैसे हमने मोबाइल ऐप के साथ एंड्रॉयड में और आईफोन में कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।